हेलो प्यारे बच्चों। मैं राहुल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन में एक बार फिर सेकेंड लेक्चर के साथ आ गया हूँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने कहाँ तक स्टडी कर ली थी बच्चों, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी हमने पढ़ लिया था। देन अब हम लास्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर को ख़त्म किया था। देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल इक्वेशंस की। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट नो फैक्ट एंड फेसिबल केमिकल चेंज। जो भी इक्वेशन होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं, कुछ नेचर, कुछ बिहेव नज़र आ रहा है कि कोई इक्वेशन किस तरीके का बिहेव करती है। उसमें रिएक्टेंट होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, एक फॉर्मूला ड्राइव होना चाहिए जिसको हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, द इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। The important conditions of temperature and pressure and catalysis during the reaction must be written on the top of the chemical equations। इस तरीके से हमें जानना है कि कैसे हमें कैटलाइसिस, कैसे प्रेशर, कुछ ऐसे इक्वेशन होती हैं बच्चों, जो कि मैं आपको बता दूं कि अपने पास एक तो जैसे कि इसको जानते हो, सीओ को। सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर जो हम H2 गैस से इसको इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर सकती है। बट वैसे तो इंटरेक्ट नहीं होगा, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है बेटा एनसीईआरटी में। ये इंटरेक्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 343 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तब जाके एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पे मीथेन गैस CH3OH मिथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? मिथेनॉल बना देगा। मिथेनॉल बना देगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके थे। और आगे हम चलते हैं इसके साथ। ओके। यहाँ पे कुछ फेज दिखाए हुए हैं आपको केमिकल इक्वेशंस में। जैसे कि आपको पता है कि H2O जो है वो सॉलिड फेज में नज़र आ रहा है आपको। H2O सॉलिड फेज में। H2O मतलब कि सॉलिड फेज में होगा तो उसको आइस बोलेंगे। देन H2O फिर लिक्विड फेज में नज़र आ रहा है। देन उसके बाद H2O गैस फेज में नज़र आ रहा है। मतलब कि हमने ये किया, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आइस को हमने हीट किया। हीट करने के बाद आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। देन फिर उसको हीट किया और हीट करने के बाद वो इवेपोराइज होगा, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फेज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सॉलिड फेज नज़र आ रहे हैं आपको। द सब्सटेंस इज रिलेटिवली रिजिड एंड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। आप इस चीज़ को जानते हो कि कोई भी सॉलिड होता है तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होती है, तो उसको हम सॉलिड बोलते हैं। देन लिक्विड फेज को क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम्स बट इज एबल टू चेंज शेप बाय फॉलोइंग H2O जो लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। लिक्विड फॉर्म आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट फॉर्म होती है, बट जो शेप होती है उसकी कोई शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे देन वैसी वो शेप ले लेता है, तो इसलिए वो लिक्विड फेज में आता है। देन उसके बाद गैसेस फेज आपको नज़र आ रहा है। गैसेस फेज में आप क्या बोलोगे? गैसेस फेज में बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ये यहाँ से हटके, देन हाँ बिल्कुल ओके। देन गैसेस फेज में बात करते हैं। द सब्सटेंस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब कि कोई डेफिनेट, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप यहाँ पे नज़र आएगी आपको। जैसे कि आपको रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ओके, क्लोरीन एक गैस है। देन क्लोरीन आपको Cl2 की फॉर्म में बेटा मैं आपको बता देता हूँ, जनरली अगर जो कोई भी गैस है वो फॉर्म में आती है, जैसे H2O होगी, O2 होगी, Cl2 होगी, F2 होगी। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो कि इस तरीके की फॉर्म में नज़र आती हैं, जो कि अपने आप से बॉन्ड बनाती हैं और अपने आप से इंटरेक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं?
नॉन पोलर बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड बनाती है गैसेस फेज। इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, देन हम आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में अपने पास क्या है, केमिकल इक्वेशंस आर टू टाइप्स की, दो तरीके की आपके पास केमिकल इक्वेशंस नज़र आ रही है, स्केल्टन इक्वेशंस एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी जो हमने की थी उसको हम स्केल्टन इक्वेशन के नाम से जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन होगी वो स्केल्टन फॉर्म में हो सकती है। देन उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में दोनों तरफ आपका क्या होना चाहिए, मास इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको यही दिखाया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में टोटल मास मस्ट बी इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड इक्वेशनों का मतलब क्या है, एक तरफ आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, देन एक तरफ आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। रिएक्टेंट में भी उतना ही मास होना चाहिए जितना प्रोडक्ट में मास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास उसमें ही आता है। देन उसके बाद मैं बच्चों आपको समझा रहा हूँ दिस टाइप ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एम जी ओ टू अगर जो खाली पहले आपके पास क्या था, Mg+में O2 ऐसे आपको लिखा हुआ था, देन उसके बाद क्या था MgO। यहाँ पे मेरे पास एक Mg यहाँ पे है, इस तरफ कितना है, रिएक्टेंट की तरफ आपको एक Mg नज़र आ रहा है, इधर भी आपको एक ही Mg नज़र आ रहा है। O2 में आपको ऑक्सीजन यहाँ पे दो नज़र आ रही है, वहाँ पे एक ही ऑक्सीजन नज़र आ रही है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स उधर प्रोडक्ट में एक ही देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको ये टू है तो उधर टू है, उधर O2 है तो इसकी टू के से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी टू नज़र आ रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को देखना है कि जो रिएक्टेंट में भी सेम एटम नज़र आ रहे हैं, देन प्रोडक्ट में भी सेम एटम नज़र आ रहे हैं, ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। हियर द बोथ साइड्स हैव टू एटम्स ऑफ द मैग्नीज, मैग्नीज के दो एटम नज़र आ रहे हैं, एंड द टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी टू एटम नज़र आ रहे हैं, हिंस द इक्वेशन इज बैलेंस। ऐसी इक्वेशन क्या होती है बच्चे, बैलेंस इक्वेशन होती है, जिसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देन उसके बाद देखो हमने क्या किया है, इस तरीके से जैसे वो रोलिंग होता है, एक तरफ वेट ज़्यादा है दूसरी तरफ वेट कम है, तो ऐसे में अनबैलेंस है, अनबैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हो इसको आप। देन दूसरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है कि एक तरफ दोनों तरफ एटम भी सेम है, H2 के और Cl2 के एटम भी सेम है, HCl भी उतना ही बन रहा है, ऐसे में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन बच्चे आपको समझ में आई होगी, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी, जैसे एक इक्वेशन ये है अपने पास, एंड देन उसके बाद एक इक्वेशन अभी नज़र आएगी आपको, एक इक्वेशन ये है आपके पास। तो दोनों ही चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इधर वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चे, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे, और इधर वाली इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। बोलो समझ में आई बातें, हाँ जी बिल्कुल आगे होगी समझ में। देन आगे चलते हैं। ओके, इधर देखो यहाँ पे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल था, बट यहाँ पे ये हम पहले कर चुके हैं। CH4O2, CH4, इसमें कार्बन कितने हैं बच्चे, एक, उधर कार्बन कितने हैं, एक, तो कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाया हुआ है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, देन यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए, तो बैलेंस है ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस है, हमने किया इसको बैलेंस है। बट उससे पहले ये किस तरीके की फॉर्म में होती थी, ऐसे CH4 की फॉर्म में नज़र आएगी आपको, CH4 प्लस में O2 और CO2 प्लस में H2O, ऐसी फॉर्म में नज़र आएगी। देन इसके साथ जो ये मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखा कि ये विजुअलाइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन जब होती है तो देखो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे देखो Na के मॉलिक्यूल्स Cl के मॉलिक्यूल्स के जाके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और NaCl को फॉर्म कर रहे हैं, और ये NaCl के फॉर्म उतने ही बना देंगे जितने यहाँ पे Na और Cl है। और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम बता रहे थे आपको, उसी तरीके से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अब हमने कर लिया, ये 10 मोल ऑफ Na है और 5 मोल Cl2 है, देखो 10 मोल बन चुके हैं, ठीक है ना। कितने मोल बन चुके हैं, 10 मोल बन चुके हैं, और बैलेंस हो गई है इक्वेशन, क्या हो गई है, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। देखो हमने धीरे धीरे आपको दिखाया है कि Na और Cl किस तरीके से बैलेंस हुए हैं, बच्चों समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं लेके टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बहुत बेहतरीन तरीका है केमिकल रिएक्शन को बताने का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास एक सबसे पहले नज़र आ रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नज़र आ रही है। हाँ देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
अरे नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि ए और बी अलग अलग एटम हैं, दोनों मिल के एक साथ जुड़ जाएं, ऐसी इक्वेशन जहाँ पे भी नजर आएगी बच्चे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्या ऐसी रिएक्शन में H2 प्लस में O2 मिल के H2 बना देगा? जी हाँ, H2 बना देगा। यही आपकी कौन सी रिएक्शन बनेगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है बच्चे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि अगर जो कोई आपके पास एक सब्सटेंस है और वो दो में टूट जाए, ऐसे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्या डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब भैया छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जैसे कि हम देखते हैं वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं, और जो छोटे माइक्रोब्स उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है उसमें? हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। देन यहाँ पे आपके पास कौन सी रिएक्शन ऐसी है कि जो कि डिकम्पोज हो जाएगी? भैया क्या हम वाटर को यहाँ पे डिकम्पोजिशन कर सकते हैं? देखो, वाटर में H2O2 निकल सकती है, हाँ निकल सकती है। कौन से मेथड से निकल सकती है? उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोलते हैं, जिससे हम उसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ए बी जो है वो A+B की फॉर्म में आ जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कल मैंने आपसे बात करी थी कि अपने पास जिंक है, हमने क्या किया है, जिंक अपने पास क्या है, Zn है। जेडन में क्या मिलाया है, H2SO4 मिलाया है। और H2SO4 में ये मिलने के बाद आपको ये क्या करेगा, ZnSO4 रिएक्ट कर जाएगा, प्लस में H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। H2 गैस इवोल्व हो जाएगी, यहाँ से जिंक सल्फेट देखने को मिलेगा। तो ये बेटा क्या हुआ है, इस जेडन ने इस H2 को क्या कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया है और अपना अपना इंटरेक्ट कर दिया SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बन बोलते हैं इसको। तो ये ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। बोलो समझ में आई बात? हाँ। ऐसे में आपके पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, आगे उसको इंटरेक्ट करेंगे किस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देन यहाँ पे आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन नाम सुन रहा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में दिख रहा है आपको? हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में दिख रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हम आगे जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है बेटा। और अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लेके आएंगे किस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, कुछ बैलेंस इक्वेशन भी देखेंगे। आज हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। और मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। और RS एजुकेशन के साथ और भी वीडियो पाने के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद बच्चों।